अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्क्रीन और आवाज़ अगर क्लियर है, कोई इशू नहीं है तो वेरीफाई कर दें चैट रूम में काइंडली, फिर हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। ऑलराइट, सो एज फार एज एवरीथिंग इज़ ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो दिस इज़ द क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, द कोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज वेल। एंड अच्छा, एक बात ज़रा नोट कर लें कि आज आई थिंक मैंने हैंड्स फ्री चेंज किया है, तो आई थिंक आवाज़ अब कुछ बेहतर हो जानी चाहिए। आई हैड सम इश्यूज़ विद माई द हैंड्स फ्री दैट आई वाज यूजिंग यस्टरडे। उसमें शायद आवाज़ आपको स्लो आ रही थी या कुछ ऐसा इशू था। तो आज नोट कीजिएगा, अगर कोई मसला अब भी आता है तो मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ आई हैव अ विंडो ओपन इन माई रूम, सो अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो तब भी मुझे बता दीजिएगा। आई होप कि इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। माइट भी कुछ बर्ड्स की आवाज़ें आने लग जाएँ तो वो अलग बात है, बट अगर उसके अलावा भी कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस अगर होने लगे तो मुझे बताइएगा, तो आई विल ट्राई टू मेक इट अप। अदरवाइज आई डोंट थिंक इतनी कोई नॉइज़ या कोई इशू है। तो आई होप कि आपको ईमेल मेरी मिल चुकी होंगी। आई थिंक मिली हैं, तभी आप लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा जो ज्वाइनिंग थी वो आई थिंक काफ़ी हद तक ईमेल आईडी या जूम आईडीज़ जो हैं वो नहीं मिल पा रही थी स्टूडेंट्स को। तो आज मैंने खुद ही पर्सनल ईमेल भी आप लोगों को कर दी है कि आज की क्लास की क्या जूम आईडीज़ वगैरह फॉलो होंगी। बिकॉज लाइक आई सेड यस्टरडे के इश्यूज़ चल रहे हैं, टाइम टेबल बनते जा रहे हैं साथ साथ, तो वो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इशू होगा। बट आई ट्राइड कि आपको मैं अभी ही भेज देता। तो आज मैंने दोपहर को आपको जो भेजी हैं, आई थिंक आज सुबह 11 बजे के करीब मैंने आपको आईडीज़ भेजी हैं, हम उससे ही लॉग इन हुए हैं। और आपकी क्लास के दूसरे टाइम टेबल के हिसाब से और जितनी आईडीज़ वगैरह हैं वो बाकी टीचर्स आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे। मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी, मैं भी आपको भेज दूंगा जैसे ही अपडेट होती है। ओके, सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स। द कोर्सेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, the title is software engineering, and it is basically not the whole software engineering, but introduction to software engineering. सो ये बात हमारी कल भी शायद डिटेल में हुई थी, अब भी मैं आपको वही बात दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू दैट टाइटल्स में चेंज। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत से प्रोग्राम्स में इस कोर्स का नाम इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। आपके लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बट ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरी एडवांस्ड लेवल कोर्स एंड यू आर स्टिल इन सेकंड सेमेस्टर, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें अगले सेमेस्टर्स में जाके पढ़ेंगे। और इस कोर्स में हमने उन तमाम चीज़ों का एक मिक्सचर सा पढ़ना है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा डोमेन हो गया है अब। आज से 5-7 साल पहले वो इतना बड़ा डोमेन नहीं था जितना वो अब हो गया है, विद द बूम ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और मोबाइल एप्लीकेशंस और इस तरह की चीज़ों के हिसाब से एक अलग पूरी दुनिया बन गई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सो अब बहुत सारी फीचर्स उसके अलग अलग हो गए हैं। सो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अलग हो गया है, प्रोग्रामिंग अलग हो गई है, सॉफ्टवेयर का क्वालिटी एश्योरेंस अलग हो गया है, टेस्टिंग अलग हो गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब बिल्कुल अलहदा कोर्सेज़ के तौर पर पढ़ाई जाती हैं, रादर दैन जस्ट कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो पढ़ा दिया जाए। तो वी विल ट्राई कि जितनी भी सारी फील्ड्स अब निकल चुकी हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, उन सब का थोड़ा बहुत जो है एक फ्लेवर हम ले लें। लेकिन इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ख़ुद के टॉपिक्स हैं हम उनको भी ऑब्वियसली देखेंगे। और वो टॉपिक्स भी अपने आप में एक बहुत जामे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं ऑलरेडी, रादर देन कि आप मूव करें किसी और टॉपिक की तरफ। सो मैनेजरियल चीज़ों से रिलेटेड तकरीबन वही सारी अनाउंसमेंट्स जो कि मैंने आपको कल की थी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के कोर्स के अंदर, वही सारी इस कोर्स में भी अप्लाई होती हैं। जिसके अंदर यूट्यूब चैनल के ऊपर आपकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो आईटी की तरफ से जो रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं वो भी मैं आपको आज आई थिंक आपकी आई थी कल वाली, तो मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड कर दी है। अगर ऐसा ही है तो एक दो स्टूडेंट्स अगर वेरीफाई कर दें, बिकॉज
3-4 सेक्शंस को मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई कैन गेट कंफ्यूज्ड कि किसको मैंने भेज दी और किसको नहीं। आई थिंक आपकी रिकॉर्डिंग भी आ गई थी और मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। आई होप सबको मिल चुकी होगी। और इस कोर्स से रिलेटेड भी वही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई कि यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हम अपलोड करते रहेंगे अपनी वीडियोस। और आईटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, जो जूम की रिकॉर्डिंग्स होंगी, वो भी हम आपसे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और गूगल ड्राइव का लिंक, जिस तरह से मैंने आपको कल की क्लास में सारी चीज़ें समझाई थी, वही सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर भी इम्प्लीमेंट होती हैं। गूगल ड्राइव का लिंक हो गया और उसके अंदर रखी हुई तकरीबन तमाम चीज़ें वही की वही हैं, जो कि और उनके ऊपर वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं जो कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको समझाए थे। सो आई थिंक यू कैन गेस कि इसका लिंक क्या होगा। कैन एनीवन गेस? ज़रा गेस करके मुझे बताएं कि लिंक क्या होना चाहिए हमारे कोर्स का। लेट्स सी कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। व्हाट माइट बी द लिंक ऑफ आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स? Abdul Rahim Tariq is saying tiny.cc/scfall2020 SMIU। शाहजेब जैन ने भी यही कहा है, एंड दैट इज़ राइट बिकॉज लिंक को मैंने इसी तरह बनाने की कोशिश की है ताकि हम उसको थोड़ा सा याद रखना आप लोगों के लिए आसान हो, रादर देन कि आप अक्सर ऐसा होता है कि आपको अगर कोई चीज़ एक्सेस करनी होती है तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि ओके ये चीज़ है कहाँ, क्या ये ईमेल पे थी, क्या ये व्हाट्सएप पे थी, कहाँ थी। फिर आप देखते हैं कि अच्छा इस ईमेल पे किसने भेजी थी, फिर आपको वो सर्च करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे बचने के लिए ये है कि आप बस ये लिंक याद रख लें, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉल 2020 SMIU। ऐसी फॉल 2020 SMIU, आप इस लिंक को हर जगह एक्सेस कर सकते हैं, इस पर आपका डाटा रखा हुआ होगा। तो यही लिंक है, आप लोग खुद जाकर भी अभी इसको विजिट कर सकते हैं। ओके, सो वी आर बैक। आई गॉट रिकनेक्टेड बिकॉज ऑफ सम इशू, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, एक बात सुन लें ज़रा, पूरी क्लास के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जैसे ही मैं रिकनेक्ट होता हूँ ना, इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से डिस्कनेक्ट होकर मैं रिकनेक्ट हो जाता हूँ कभी कभार। सो जो होस्ट कंट्रोल्स हैं वो किसी के पास भी चले जाते हैं। आई डोंट नो कि उसका क्या तरीक़ेकार है कि आप उसको एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को मैं अलाउ कर सकूं, बट नेवरदलेस स्टूडेंट्स ज़रा अटेंटिव रहें आप सब, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी के पास भी होस्ट कंट्रोल चला गया और जब मैं रिकनेक्ट हो रहा हूँ तो उसके बाद जो है वो रिकनेक्ट होने के बाद किसी ऐसे स्टूडेंट के पास कंट्रोल ना चला जाए जो कि अटेंटिव नहीं है। ठीक है, तो जस्ट बी अटेंटिव। को होस्ट में बना सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं को होस्ट बना दूँ, बट किसको बनाना चाहिए? आई थिंक सी आर कौन थे, सी आर को ही बना दें, सैयद मोहम्मद शाह आई थिंक, if I remember correctly। ठीक है, तो यू विल हैव टू बी मोर देन अटेंटिव। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स बाकी जितने अटेंटिव हैं उससे ज़्यादा आप अटेंटिव रहिएगा, ताकि जब भी मैं रिकनेक्ट होता हूँ तो आपके पास जो है वो चला जाएगा कंट्रोल। लेट मी जस्ट डू दैट। ओके, रुखसार फातिमा, आपने रेज हैंड किया है। डू यू वांट टू स्पीक और वाज दैट जस्ट बिकॉज आई वाज रिकनेक्टिंग? मैसेज कर दें मुझे इफ़ यू वांट टू स्पीक, आई विल ओपन योर माइक एंड देन यू कैन स्पीक। ओके, सो वेयर वर वी, क्या डिस्कशन हो रही थी हमारी? या आई थिंक हम यही बात कर रहे थे कि गूगल ड्राइव के लिंक के ऊपर भी आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो अपलोड हो जाएंगी और उसके भी वही तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो कि आपको कल की क्लास में मैंने आपको बताए थे। लिंक आपका वही है, tiny.cc//sc2020 SMIU।
सो चलिए उसको एक दफ़ा विजिट कर लेते हैं। आप लोगों ने आई थिंक अभी तक देख ही लिया होगा कि उसमें क्या क्या है, बट लेट्स विजिट इट अगेन। फॉल 2020 SMIU। ठीक है, तो इट इज़ pretty much identical to the drive folder that we saw yesterday। वही तकरीबन सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि उस फोल्डर में थी जो कि हमने कल देखे। यानी कि वही आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर गिवन है, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन भी वही है जो कि हम डिस्कस कर चुके थे कल। कोई ख़ास चेंज नहीं है इसके अंदर। दैट इज़ असाइनमेंट्स के मार्क्स 20 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स ऑफ ईच असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट्स होंगी। और इसी तरह क्विज़ेज़ 3 होंगे हमारे, 10 के 30 मार्क्स के हमारे क्विज़ेज़ हो जाएंगे। क्लास पार्टिसिपेशन के 10 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स का आपका फ़ाइनल होगा। और इसकी मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसको भी फॉर्मुलाइज़ कर दिया है, विच मीन कि आपके अभी रिमेनिंग 100 हैं, और फिर ग्रेडेड जितने होते रहेंगे सेमेस्टर के साथ साथ आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि आप कितने ग्रेड हो चुके हैं, उसमें आपके क्या हाल है, और उसके बाद कितने आपके अभी हाथ में हैं। इस शीट के अंदर भी वही मसला है जो कि पुरानी कल वाली शीट में था। डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। मुझे टाइम मिले और याद रहे तो मैं इसको डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिख दूंगा। इसके अलावा आई थिंक और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इसमें आपके साथ पहले डिस्कस ना हुई हो। राइट, ओके, सो दिस वाज द गूगल शीट जिसके ऊपर हम मार्क्स अपलोड करेंगे सारे। एंड कोऑर्डिनेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी तकरीबन वही तीनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं। यानी कि आपकी जो बुक्स मैंने रेफ़र की हैं दोनों वो बुक्स हैं। हार्ड कॉपी ले लें ज़्यादा बेहतर है, वरना आप इन बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। और आपकी कोर्स आउटलाइन है, इसी के साथ साथ लेक्चर्स का फोल्डर है। लेक्चर्स में अभी फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आज हम स्टार्ट करते हैं। और फिर बाद में जैसे जैसे हम लेक्चर्स पे काम करते रहेंगे और डाटा होगा वो हम यहाँ अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द कोर्स आउटलाइन, और ये दोनों बुक्स हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स आउटलाइन। कोर्स आउटलाइन चूँकि ऑब्वियसली इसकी डिफरेंट होगी फ्रॉम the discrete structures one. So the course code is SCN 102. Software engineering is the course title. Program is BS Software Engineering. This is the course code. The credit hours required to pass this course is 3 hours per week, which because of the pandemic have shorted down to 2 hours per week because of online classes. The prerequisite, this course does not require any course to be passed by the students in order to get enrolled in this course. That is none. कोई कोर्स इसका प्रेरिक्विजिट नहीं है। दिस इज़ अ theoretical type of course mainly. It does not require any practical work per se. The academic year is 2020. The semester is fall. This is the course description. पढ़ सकते हैं आप, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे, थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा आपको। और कोर्स सुपरवाइज़र इज़ माई सेल्फ, दिस इज़ माई ईमेल। वही सारा तरीक़ेकार होगा ईमेल का भी जो कि मैंने आपको कल की क्लास में समझाया। अच्छा, जो स्टूडेंट्स कल की क्लास में नहीं थे और मैं बार बार ये रेफ़र कर रहा हूँ कि कल की क्लास में मैंने समझाया, तो काइंडली वो रिकॉर्डिंग देख लें, या फिर जो यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अपलोड किया है आप वहाँ से देख लें। तो वहाँ पर मैंने तकरीबन वो सारी बातें काफ़ी डिटेल में की हैं, तो यू कैन डू दैट रादर दैन टेलिंग मी टू रिपीट ऑल द थिंग्स। द कोर्स गोल्स, इस कोर्स के गोल्स क्या हैं, क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको इन गोल्स, इस कोर्स को पढ़ाते हुए। सो आई विल बी ट्राइंग कि आपको ये सारे टॉपिक्स आ जाएं एटलीस्ट जो कि नीचे लिखे हुए हैं। दीज आर नॉट जस्ट टॉपिक्स, दीज आर अ होल डोमेन। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के ऊपर एक काफ़ी लंबा चौड़ा हमारा इस कोर्स का हिस्सा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर काम करेगा। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, सॉरी, सिस्टम मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स और सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, ये दो आखिरी के जो टॉपिक्स हैं इसके ऊपर भी आई विल ट्राई कि ये हमारा गोल है कि हम इस पर काम करें। these are not specifically related to software engineering, but these are related to one of the codes and evolution कि क्या चेंजेस आ रही हैं आखिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो उसके ऊपर भी हम आखिरी कुछ वीक्स के अंदर इंशाल्लाह बात करेंगे।
ठीक है, द नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स आर आस्किंग, एक स्टूडेंट ने अभी भी पूछा है, खलील अहमद ने, इससे पहले भी एक ने पूछा हुआ था। द नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल इज़ ज़ुबैरुद्दीन शेख, द सेम नेम दैट यू आर सीइंग हियर, ज़ुबैरुद्दीन शेख। ठीक है, तो रादर देन कि आप गूगल पे जाकर सर्च करें, आप सिर्फ यूट्यूब पे जाकर ये नाम सर्च करेंगे तो आई थिंक कि आपको वो चैनल मिल जाएगा। ओके, सो उसके ऊपर फ़िलहाल हमारे लेक्चर्स जो हैं वो मेरे पिछले सेमेस्टर के लेक्चर्स रखे हुए हैं, उसका आपसे कोई काम नहीं है। बट इस सेमेस्टर के जितने भी लेक्चर्स हैं वो भी उसमें अपलोड होते जाएंगे। अलग अलग प्लेलिस्ट्स मैंने बना दी हैं आपके हर कोर्स के लिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी क्लास के स्टूडेंट्स के पास, आई थिंक आप लोगों ने देख ही लिया होगा वो चैनल, लिंक्स काइंडली अगर आप आपस में शेयर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने ये कहा था, कल भी कहा था कि आई विल ट्राई टू सेंड एन ईमेल टू एवरी स्टूडेंट अबाउट द लिंक्स, बट अब क्लास में हैं तो क्लास में ही आप नोट करते रहें, टाइम मिलेगा तो मैं आपको अलग से ईमेल भी जनरेट कर दूंगा उसकी, बट अगर अभी आप कम्युनिकेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सो लाइक आई सेड के कोऑर्डिनेटर नेम के जो लिखा हुआ है ना, ज़ुबैरुद्दीन शेख, दिस इज़ द नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल एज वेल। ओके, सो कोर्स गोल्स हमारे ये हैं। कोर्स लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? कोर्स लर्निंग आउटकम्स हमारे ये हैं कि वी आई वांट द स्टूडेंट्स टू बी एबल टू डू दीज थिंग्स at the end of this course. What are these things? Understand the meaning of the phrase software engineering and explain its importance. Understand the steps involved in engineering a software in a disciplined way, and so on and so forth. Explain well-known software development process model. These are some of the outcomes that I'm trying to make at the end of this course. And the next thing is the contents of the course, which topics we will be dealing with in this course. And the topics are very theoretical. This whole course is very theoretical. Let me just tell you this. This might get boring for a lot of students. Why are we repeating things and why are we doing documenting the things that we already know? But this is the whole gist of software engineering. We want to document each and every step of the process model. We want to document, okay, हमने किया क्या। ठीक है, तो इस लेक्चर को भी मैं जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं आपको सारी बातें इससे रिलेटेड बताता हूँ, बट जस्ट कीप इन माइंड कि दिस माइट गेट अ लिटिल बोरिंग एट टाइम्स। आई विल ट्राई टू कीप इट अ लिटिल फ्रेश, बट द कोर्स इज़ द कोर्स, और उन्होंने उसको जब फॉलो करना है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल इस तरह की भी चीज़ें होंगी जो कि हमें थोड़ा सा बोर करेंगी। तो वी विल ट्राई कि हम उसमें बोर ना हो, बल्कि उनसे केस स्टडीज़ निकाल के, एग्जाम्पल्स निकाल के अच्छी अच्छी चीज़ें उससे समझ सकें। सो टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे उसमें वीक वाइज टॉपिक्स जो कवर हो रहे हैं उसमें प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आज इंशाल्लाह हम वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, क्या होता है एक्चुअली सॉफ्टवेयर प्रोसेस में, और उन प्रोसेस के लिए कौन से मॉडल्स बनाए गए हैं पिछले वक्तों में, और अब कौन से मॉडल्स फॉलो हो रहे हैं। थर्ड वीक में हम ये पढ़ेंगे एजाइल डेवलपमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं। एंड लाइक आई सेड अर्लियर के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम थोड़ा एक ज़्यादा हिस्सा रखेंगे कोर्स का, तो फिफ्थ और सिक्स्थ पूरा का पूरा जो वीक है दो, इसमें हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के ऊपर बात करेंगे, DFDs, स्टेट डायग्राम्स, एंड दैट दोज 2 वीक्स माइट गेट एक्सटेंडेड इनटू द थर्ड वीक एज वेल। सो उसके बाद डिज़ाइन की बात करेंगे, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस क्या होते हैं, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइंस क्या होते हैं, डिज़ाइन UI डिज़ाइंस क्या होते हैं, और इसके बाद जो 11th नंबर पे आपको चीज़ नज़र आ रही है, विच विल बी इफेक्टिवली अवर 10th वीक, 11th नंबर पे जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ अ टॉपिक जो कि मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आउटलाइन में उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता, बट बिकॉज वी आर इन द एरा ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एप्लीकेशन, तो हम इसमें भी देखेंगे कि आखिर क्या चेंजेस हैं वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइंस, हाउ आर दीज डिफरेंट टू द सिंपल सॉफ्टवेयर दैट वी यूज़। फिर क्वालिटी की एश्योरेंस के ऊपर आ जाते हैं हम, तो क्वालिटी के कंसेप्ट्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी मेंटेन क्वालिटी, टेस्टिंग क्यों की जाती है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो कि टेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, और वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, नेटिव एप्लीकेशंस, इनको टेस्ट किस तरह से अलग अलग किया जाता है, क्या एक ही तरह की टेस्टिंग सब पे की जाती है या बिल्कुल मैकेनिज्म अलग हो जाता है। और द लास्ट टॉपिक विल बी मेंटेनेंस एंड री इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मेंटेनेंस के ऊपर भी हम बात करेंगे, डिप्लॉय जब हो जाता है एक दफ़ा सॉफ्टवेयर तो उसके बाद उस पर क्या क्या काम आ सकते हैं। री इंजीनियरिंग के ऊपर भी बात करेंगे, बट लाइक आई सेड इन द class we held yesterday कि these are tentative topics, these are tentative deadlines of assignments and quizzes and dates. These will change. It is just a tentative plan that we will at best case scenario we will be dealing with this whole diagram in our whole semester. But let's see कि किस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं।
वी डोंट नो कि किस तरह से होनी चाहिए और इस पे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी, बिकॉज एट दिस पॉइंट वी कांट नो दैट। आहिस्ता आहिस्ता चल के हमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, इसके बाद आई थिंक ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ओके या द कोर्स टेक्स्ट बुक्स, दो टेक्स्ट बुक मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ। नंबर वन इज़ टाइटल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, द ऑथर इज़ समरविल। 2015 का इसका 10th एडिशन है। और इसी तरह दूसरी किताब जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ प्रैक्टिशनर्स अप्रोच, सॉरी, अ प्रैक्टिशनर्स अप्रोच, 8th एडिशन 2014 में आया है ये। प्रेसमैन की किताब है ये, प्रेसमैन और मैक्सिम का ये एडिशन है। ओरिजिनली प्रेसमैन ने इस किताब को लिखा है, मैकग्रॉ हिल की पब्लिकेशन है ये। ये दो किताबें मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ। जो दूसरे नंबर पे आपको किताब नज़र आ रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ प्रैक्टिशनर्स अप्रोच, ये वो किताब है जिसको काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाएगा इस कोर्स के अंदर। और अ, तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ये किताब जो है एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ प्रैक्टिशनर्स अप्रोच, ये वो किताब है जिसको काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इट इज़ अ वेरी कम्प्रिहेंसिव बुक, इट इज़ अ वेरी वेल रिटन बुक। तमाम टॉपिक्स हैं इसके अंदर और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। जिस तरह मैंने अभी बताया ना आपको कि रिक्वायरमेंट की एक अलग फील्ड हो गई है, क्वालिटी एश्योरेंस की बिल्कुल एक अलग फील्ड हो गई है, और इस तरह बिल्कुल अलग फील्ड्स हो गई हैं। उन तमाम फील्ड्स के काफ़ी डिटेल में दी गई चीज़ें इस बुक के अंदर मौजूद हैं। सो इवन एमएस और पीएचडी को भी जब एडवांस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या एडवांस्ड क्वालिटी एश्योरेंस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होते हैं तो बुक यही रेफ़र की जाती है कि प्रैक्टिशनर्स अप्रोच को हम फॉलो करेंगे, प्रेसमैन की किताब को हम फॉलो करेंगे। सो समरविल की किताब थोड़ी सी आसान है उससे, उसमें टॉपिक थोड़े से कम है, बट ये है कि उससे थोड़ी आसान लिखी हुई है वो। तो हम चाहें तो समरविल को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। टॉपिक्स तकरीबन दोनों में सेम ही हैं, just it's just the difference of how the book and topics are being communicated to the students or the reader, right? तो इन दोनों किताबों का जो डिजिटल वर्जन है वो मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। इसके अलावा आप इसकी जो हार्ड कॉपी है वो लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। शायद थोड़ा पुराना एडिशन आपको मिले, बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर येस्टरडे कि एडिशंस का इतना कोई ख़ास फ़र्क इस लेवल के ऊपर हमें नहीं लगेगा, तो एनी एडिशन वुड बी ओके। So these are the textbooks that we will be discussing in this course. लर्निंग स्ट्रेटजीज़ वही होंगी जो कि मैंने अभी आपको बताई, एच एल एस, सॉरी कुछ पिछले लेक्चर्स में आपको बताई थी। कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज़ वगैरह भी देख सकते हैं हम। क्विज़ असाइनमेंट्स तो होंगी ही, ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, वीडियो सेशंस हैं। एंड ये जो कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज़ फॉर फिज़िकल क्लासेस। अब चूँकि हम ऑनलाइन पर हैं तो इसको फ़िलहाल हम अपडेटेड रखते हैं, और अपडेटेड जो आपकी एवेल्यूएशन, डिस्क्रिप्शन और कोर्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो वही है जो कि आपकी गूगल शीट में मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाई, वेयर वी वर प्लानिंग 2 असाइनमेंट्स एंड 3 क्विजेज। देयर वाज नो मिड टर्म एग्जाम इन दैट। तो लेट्स सी कि आगे चल के क्या पॉलिसी आती है। अगर वो आती है तो उस हिसाब से वी कैन शिफ्ट आवर थिंग्स अराउंड। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ याद रखें कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन चेंज थ्रू आउट द सेमेस्टर एज वेल। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने से एक क्विज़ के अंदर, मैंने आपको कहा कि भाई 10 नंबर का क्विज़ है आपका, 10 नंबर के क्विज़ में से आपने 5 ले लिए, और कल को मैं कहता हूँ कि नहीं भाई 10 नंबर के क्विज़ 3 नहीं लूँगा मैं, बल्कि 15 नंबर के 2 लूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 नंबर के 2 और होंगे। इसका मतलब यही है कि आपने 10 में से जो 5 लिए, एक्चुअली आपने वो 50% नंबर लिए 10 में से, तो 15 के जो 50% होंगे वो नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, बस जस्ट आई एम सेइंग कि डोंट थिंक ऑफ इट कि एक दफ़ा आपने 10 में से जो नंबर ले लिए वही आपके 10 में से नंबर हैं, और आगे जाकर हो सकता है कि ऐसा चेंज ना हो। चेंज भी हो सकता है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। और अगर होता भी है तो स्टार्ट के 1-2 वीक्स में आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्विजेस होने हैं और कैसे होंगे। 1-2 वीक्स अगर गुजर जाएँ, 3 वीक्स गुजर जाएँ, तो उसके बाद फिर चेंजिंग की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो जस्ट बिकॉज वी आर इन द फर्स्ट सेमेस्टर, तो अभी फ़िलहाल इन सबको हार्ड एंड फास्ट नहीं लीजिएगा कि इतने ही नंबर के क्विज़ होंगे और इतने ही नंबर के असाइनमेंट्स होंगे। जस्ट बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल इन दैट। अभी फ्लेक्सिबल रहें, और उसके बाद जो है आगे चल के हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के ऊपर भी काम करेंगे कि और क्या हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं और किस तरह से हम इसको और अच्छा चला सकते हैं। सो दिस इज़ योर कोर्स आउटलाइन, अटेंडेंस पॉलिसी, प्लेजरिज्म, इसको जाके स्टडी कर लीजिएगा।
क्या आपकी अटेंडेंस पॉलिसी होगी और क्या आपकी जो है वो प्लेजरिज्म पॉलिसी होगी। हेलो, आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? ऑलराइट स्टूडेंट्स, वी आर बैक। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। ऑनलाइन क्लासेस के इश्यूज जो कि चलते रहेंगे साथ साथ। वी आर रियली होपिंग कि फिजिकल क्लासेस पे हम शिफ्ट हो जाएं। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर ना? अगर मुझे वेरीफाई कर दें एक दो स्टूडेंट्स। Okay, okay, everything is okay, I think. All right. So, right, I think हम यही बात कर रहे थे कि बुक्स हमने रेफर कर दी हैं, बुक्स आपको मैंने बता दी हैं कौन सी हैं, कोर्स आउटलाइन हमने डिस्कस कर ली है। I think let's start with the first lecture. Okay. All right. So the course is software engineering. इस वीक अटेंडेंस का मुर्तज़ा, इस वीक अटेंडेंस का मैंने यही कहा था, सीआर जो है वो मुझे जूम के पार्टिसिपेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, क्योंकि जब तक आप एलएमएस सीएमएस पर नहीं आ जाते तब तक आपकी अटेंडेंस भी ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी। तो सीआर मुझे भेज देंगे वो। इस वीक हमने यही करना है, नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह जो है वो एलएमएस के ऊपर भी लेंगे। Alright, so our first thing that we are going to start from is that uh, of professional software engineering. So professional software engineering, सबसे पहले पूरी क्लास को मैं ज़रा इंटरेक्टिव रखने की कोशिश कर रहा हूँ, सो बी अटेंटिव। 4 से 5 लफ्ज़ों के अंदर, लाइंस के अंदर नहीं, 4 से 5 वर्ड्स के अंदर आप मुझे ज़रा बताएं कि व्हाट डू यू थिंक इट मीन्स बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 4 से 5 वर्ड्स के अंदर बता दें। 4 से 5 वर्ड्स के अंदर आपने मुझे बताना है सिर्फ कि व्हाट डू यू थिंक इट मीन्स बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Around 60 participants and okay, I'm getting the replies now. ठीक है, keep it coming. Okay, all right, so let's start. अब मैं हर एक पे कमेंट दे सकता हूँ कि क्या आपने बातें की हैं। सो मोहम्मद कामरान इज सेइंग इट्स अ कोडिंग और प्रोग्रामिंग, कोडिंग और प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके। सो पहले मैं इस बात को एड्रेस कर लेता हूँ, फिर एक एक करके सबके जवाबों पे आता हूँ। कोडिंग और प्रोग्रामिंग इज अ वेरी माइनर पार्ट ऑफ द होल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। Software engineering requires planning, software engineering requires designing, software engineering requires a lot of planning, and then the implementation part is actually coding or programming. That is only the implementation part. Abraham Lincoln, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रहे हैं, जिन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया था और काफ़ी उनके रेवोल्यूशनरी लीडर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे ये कहा जाए कि आपने एक दरख्त को काटना है और एक कुल्हाड़ी मुझे दे दी जाए और कहा जाए कि आपके पास 6 घंटे हैं इसको दरख्त को काटने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि उन 6 घंटों में से 4 घंटे जो है वो सिर्फ मैं कुल्हाड़ी को तेज़ करूँगा और फिर जो बाकी के 2 घंटे हैं उनमें मैं उसको दरख्त को गिराऊँगा।
सो ये जो बाकी के 2 घंटे का काम है ना, एक्चुअली दैट इज कोडिंग और प्रोग्रामिंग, ये तो इम्प्लीमेंटेशन है। असल काम 4 घंटे का जो है, जो कि मोर देन 70% काम है, वो ये है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाई आर यू गोइंग टू डू इट, ऑन विच प्लेटफॉर्म विल यू डू इट, व्हाई ऑन द प्लेटफॉर्म दैट यू सेलेक्टेड यू विल डू ऑन दैट प्लेटफॉर्म, और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, आपने इसका एनालिसिस किया है या नहीं। दैट होल प्रोसेस इज एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नॉट जस्ट कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। The other reply is Mohammad Asad is saying that the development and building of computer systems software. ठीक है, क्वाइट क्वाइट एलाबोरेट आपने इसका जवाब दिया है। द डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सो आपने दो चीज़ों को रेफर किया है यहाँ पे, एक डेवलपमेंट और एक बिल्डिंग। सो आई डोंट नो व्हाई दोज टू आर डिफरेंट, बट जितनी मैं आप गेस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि डेवलपमेंट में आप ये चाह रहे हो कि डेवलपमेंट का मतलब ये है कि द होल प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग, कि एक्चुअली आप करना क्या है, आपने क्यों करना है, एंड देन द बिल्डिंग, कि एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर का आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें डेवलप करने में आती हैं उसके, दैट इज़ एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्रीटी मच ओके डेफिनेशन, इसमें कोई गलती नहीं है, बट ये है कि इट कैन बी मेड बेटर। Sayyid Mohammed Shah is saying that software engineering makes life easier. Okay, that's I think about all of the softwares, not just software engineering. So makes life easier. Okay, and BSE 20S035. What is your name? You are saying this is a group of systems that software engineering is a group of systems. Okay, whoever you are, 035. मोहम्मद मुजम्मिल इज सेइंग, आई थिंक मुजम्मिल ही है ये नाम, मेक्स सॉफ्टवेयर जो आसानी पैदा करें। यू आर राइटिंग आई थिंक द सेम थिंग, यूज़र के लिए एंड क्रिएटिविटी लाएं। ओके, सो यू आर सेइंग दैट एज फार एज आई एज अ लेमैन आई एम रीडिंग योर डेफिनेशन, मुझे ये लग रहा है कि यू आर सेइंग कि सॉफ्टवेयर वो उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसको कहा जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना जो कि क्रिएटिव हो और यूज़र के लिए आसानी पैदा करें। सो अगर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि यूज़र के लिए आसानी पैदा नहीं कर रहा और उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, सो यू विल नॉट कॉल इट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट? इट गिव्स मी दैट इम्प्रेशन। ऑल्दो आपने बात सही की है कि यूज़र के लिए आपने, अच्छा इस कोर्स के अंदर ज़्यादातर चीज़ें देखें इसमें, बिकॉज दिस इज़ अ थ्योरेटिकल कोर्स, तो हम जो चीज़ कहेंगे उसके ऊपर हमें काफ़ी तोलना पड़ेगा, पहले हम तोलेंगे और फिर बोलेंगे, बिकॉज थ्योरेटिकल चीज़ें हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें ऐसे ही नहीं लेनी है कि वो अगला बंदा समझ जाएगा, वो उसको गलत भी मतलब ले सकता है, राइट? तो वी विल ट्राई कि जो बात हम कह रहे हैं वो थोड़ी सी क्लियर हो। अक्सर जावेद इज सेइंग डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, सो आई थिंक प्रीटी मच द सेम इशू जो कि डेवलपमेंट और कोडिंग में था, कि इट इज़ नॉट जस्ट द डेवलपमेंट, इट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग के फ़र्क का भी हम देखेंगे अभी कुछ देर में। Hassan Salim is saying is design, development, deployment, maintenance of software. This all comes in software engineering. Yes, that is a pretty good definition of that. Abdullah Mushtaq is saying कि सर वॉइस नहीं आ रही, ये तो काफ़ी अच्छा जवाब नहीं हुआ। बाकी कौन कह रहे हैं, बाकी सबको आ रही है आवाज़? आई थिंक उस वक्त नहीं आ रही होगी, अब आ चुकी होगी। So Falak Sher is saying a study of computer languages. Wow. So Falak Sher, a study of computer language is actually another field of computer sciences and software engineering that is called theory of automata. Computers are automatic machines, and automatic machines require some languages to work on. एंड दोज लैंग्वेजेस बहुत आगे जाकर C++ और ये चीज़ें आती हैं। एक्चुअल जो लैंग्वेज है जो कि थ्योरेटिकल और डिज़ाइन लैंग्वेज है, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ऑटोमेटा। तो वो भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट जस्ट स्टडी ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। लर्निंग अबाउट सॉफ्टवेयर, मुर्तज़ा इज सेइंग, so we will be learning about we won't be learning about softwares, we will be learning about software engineering. That is the process. अब्दुल्ला मुश्ताक सिंह के बार बार कट हो रही है आवाज़।
इसका सोल्यूशन मैंने कल आपको बताया था ना कि हमारी रिकॉर्डिंग तो हो रही है, तो यू कैन डू दैट। आप बाद में भी इसको रेफ़र करके और यूट्यूब पर देख सकते हैं। बट ओके, क्योंकि हमारा इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है तो अच्छा है कि आपने बता दिया है कि आवाज़ कट हो रही है। अगर अब भी कट हो तो मुझे बताइएगा फिर। ओके, अब्दुल रब उसामा इज सेइंग कंप्यूटर के अंदर टेक्निकल वर्क करने के लिए जो काम किया जाता है दैट इज एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हिरा हसन इज सेइंग क्रिएटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर्स। जवाद अहमद इज सेइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन का मतलब यू आर सेइंग द एप्लीकेशन एज इन नॉट जस्ट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बट द एप्लीकेशन लाइक अप्लाइंग ऑफ समथिंग। ओके, स्टडी ऑफ द डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, अरसलान सलीम ये कह रहे हैं। ओके, तीन चीज़ों को आपने कवर कर लिया इसमें, डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। गुड। एक और स्टूडेंट ने भी ऊपर इन तीनों चीज़ों को कवर किया था। आई थिंक ही और शी आल्सो मेंशन डिप्लॉयमेंट, सो दैट्स ओके। Ayman Sadia is saying designing and implementation of softwares, studying of engineering and maintenance of software. It is a detailed, ये मुख्तलिफ जवाब में पढ़ रहा हूँ, सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं है। It is a detailed studying of design development and also maintenance of the software. Designing, maintaining of software. It can help to designing and testing software application. Hamza Farooqi is saying software engineering is the systematic application of engineering approaches to the development of software. Okay. Software engineering is the systematic. खलील अहमद ने सिर्फ इतना ही कॉपी किया है, इसके बाद पेस्ट नहीं हो सका। Study of engineering to the design, development and maintenance of software. Software is a computing discipline. अच्छा, ये चीज़ ग्रेडी थोड़ी थी कि आपको मैंने जब सवाल पूछा है तो आपने जवाब लाजमी सही देना है। दिस वॉज जस्ट एन इंट्रैक्शन। इसमें स्टूडेंट्स मुझे ये लग रहा है कि आप लोग चलेगा इंटरनेट के ऊपर या आपने कहीं से डेफिनेशन देखी और वो देख कर लिख रहे हैं, राइट? बिकॉज अभी मैंने आंखों से इतनी सारी अपनी खुद ही पढ़ी है, मैंने कोई प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं लगाया, बट आई कैन सी कि काफ़ी स्टूडेंट के प्लेजरिज्म केसेस तो अभी से बनना शुरू हो गए कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने एक ही जैसा बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है, राइट, इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, गलत अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं भी सही नहीं बता पाऊंगा। अगर आपने सही दे दिया तो फिर मेरा तो काम ही नहीं बचा, आपने सही बता दिया, राइट? तो जितना गलत जवाब आएंगे आपके उतना ही आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि अच्छा मैं ये समझ रहा था गलत है, एक्चुअली ये चीज़ ऐसे है, राइट? तो इसकी नंबर्स थोड़ी है कि आपने सही जवाब देना है, जवाब देना है आपने, सही दें या गलत दें, जो भी ट्रू है। खलील अहमद सिंह के मैसेज का इशू आ रहा था। अच्छा ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं, मैसेजेस के भी इशू आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सॉरी, ओके। सो व्हाट इज एक्चुअली सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम सॉफ्टवेयर के वर्ड को देखते हैं, फिर इंजीनियरिंग के वर्ड को देखते हैं। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर एक्चुअली? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स that form a configuration that includes programs, documents, data and many other things as well. But mainly we are starting with programs, documents and data. So software is a set of items. It is a set of items. What is a software? A software is a collection of items. बहुत सारे items मिलके एक software बनाएंगे, या तो बहुत सारे आइटम्स होंगे या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, दैट फॉर्म अ कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट डज इट मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि हाउ दोज आइटम्स, इन व्हाट मैनर दोज ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टिवली वर्किंग विद ईच अदर। दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। So when you say that I am configuring something, so you are actually saying कि आपके पास बहुत सारे अलग अलग टुकड़े पड़े हुए हैं, and you are configuring those items, you are installing those items in order to work together to achieve a certain task. And that is exactly what a software does. Software configures a different set of items or a different set of objects into one collective working environment. अब वो आइटम्स किस किस तरह के हो सकते हैं? वो आइटम्स कुछ सिचुएशन में प्रोग्राम्स होंगे, कुछ सिचुएशन में वो आइटम्स डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ सिचुएशन में कुछ सॉफ्टवेयर्स में वो सिर्फ डाटा होगा,
बहुत से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं. लेट्स सपोज कोई एक सॉफ्टवेयर हम उठाते हैं, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डूइंग एक्चुअली? Microsoft Word is reading something from your keyboard when you write on it, reading something from your keyboard and converting into the pixels or visual form in order for the user to see, ताकि वो यूज़र उसको देख सके. स्क्रीन के ऊपर जो के लिखा हुआ है आपके कीबोर्ड के ऊपर, आप उस के को जब प्रेस करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम ये है कि आप जब उसको प्रेस करें तो वो एक सर्टेन जगह पर उस के को स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा दे. अब उसमें क्या क्या चीज़ें बन रही हैं एक साथ, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर हार्डवेयर से रीडिंग भी हो रही है, दैट इज़ अ प्रोग्राम जो कि रीड कर रहा है और एक डॉक्यूमेंट की शक्ल उसको दे रहा है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारा डाटा है जिसको आप स्टोर कर रहे हैं, और उसके अंदर बहुत सारी नेटवर्किंग हो रही है, एक डाटा दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, एक पेज के बाद दूसरा पेज है. कभी ऐसा नहीं होता कि आपका सेकंड पेज पहले आ गया और फर्स्ट पेज बाद में आ गया. जो आपने पेज पहले लिखा है वो पहले ही है, दूसरा बाद में ही है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन वो साथ मिलके आपको एक कलेक्टिव इल्यूजन, एक कन्फिगरेशन इस तरह की देती हैं कि यू थिंक कि दिस इज़ वन सॉफ्टवेयर एंड दिस इज़ वर्किंग लाइक अ वन what do you call it, one system of body. But in Microsoft Word there are multiple options. आपको भी ये अंदाज़ा होगा अगर आप Microsoft Word का फॉर एग्जांपल 1997 का एडिशन उठाकर देख लें और 2018 का एडिशन उठाकर देख लें या 2019 का, इन दोनों एडिशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा. सो क्या हुआ, क्या वो सॉफ्टवेयर चेंज हो गया? नहीं, उसमें अपडेट्स आई. अपडेट्स का क्या मतलब हुआ कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ और आइटम्स भी ऐड कर दिए गए, कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर दिए गए और उनको कॉन्फ़िगर कर दिया गया पुराने सॉफ्टवेयर के साथ. यही जब फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया था तब भी उसने यही किया था कि उसने बहुत सारे आइटम्स जो कि उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट को लग रहे थे कि दीज आर इम्पोर्टेंट इन अ टेक्स्ट एडिटर, जब उन्होंने वो देखे तो वो उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाल दिए और कहा कि दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर. नाउ एक्चुअली दैट वाज नॉट अ सिंगल सॉफ्टवेयर. यूज़र के लिए वो एक सिंगल सॉफ्टवेयर है, बट उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिवली वर्क कर रही हैं, उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स कलेक्टिवली वर्क कर रहे हैं. एडिटिंग के लिए अलग है, कीबोर्ड से रीडिंग के लिए अलग है, स्क्रीन पे आउटपुट के लिए अलग है, पेजेस की ऑर्डरिंग के लिए अलग है, फॉर्मेटिंग के लिए अलग है, कलरिंग के लिए अलग है, सेविंग के लिए अलग है, डाटा मैनेजमेंट के लिए अलग है. Thousands and thousands of modules are working in that one software, right? So giving that example, I want you to learn that software is not just one thing that you see, okay, this is a software. There are many items, many modules, many objects configured together that are working collectively in order to give the illusion to the user that this is one software that is going to work for you, right? So that is actually what a software is. Now what does it mean by software product? Now software product is obviously not the same as a hardware product. Obviously software is a different thing, hardware is a different thing. यहाँ पर एक मिनट के लिए अगर मैं रुकूं और आप लोगों से ये पूछूं, what is the difference between a software and a hardware? Okay, a lot of same answers are coming. तकरीबन सबने यही कहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स वो होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि टेंजिबल ना हो, यानी कि जिसको आप टच ना कर सकें, जो कि फिजिकल ना हो, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. और जो जिसको आप टच कर सकें, जो आप फील कर सकें, दोज आर एक्चुअली हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, राइट? सो मुर्तज़ा ने ये कहा है, खलील अहमद आवान भी ये कह रहे हैं, सर हार्डवेयर वो हैं जो फिजिकल होते हैं. अब्दुल रब उसामा भी यही कह रहे हैं कि हार्डवेयर जिनको हम हैंड में महसूस कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, राइट? इसी तरह हसाम शाह भी यही कह रहे हैं. शाहजेब जैन का मैसेज कुछ अलग था. खैर, Abdullah Mushtaq is saying software is a computer's application that we work on them and hardware is what? मैसेज कहीं और चला गया आगे शायद. Okay, so pretty much the same answers. Like hardware is a physical device and software is a collection of codes. A software is something that you cannot touch. So you're right, obviously. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में फ़र्क यही है, मेनली फ़र्क यही है कि
There was a scientist, I forgot his name, in the late 20th century. उसने ये कहा था कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एक्चुअली उसने कहा था हार्डवेयर आर द थिंग्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन किक. ऐसी चीज़ें जिनको आप लात मार सकें, कंप्यूटर की ऐसी चीज़ें जिनको आप लात मार सकें, दैट दोज आर हार्डवेयर्स. जिनको आप लात नहीं मार सकते, जिसको आप किक नहीं कर सकते, दोज आर सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, यही चीज़ अब आप लोग कह रहे हैं कि सम थिंग्स दैट वी कैन सी और टच फिजिकली, दोज आर हार्डवेयर, एंड सम थिंग्स दैट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट टच और वी कैन नॉट एक्चुअली फील, दोज आर सॉफ्टवेयर्स. राइट. ओके, तो यही बात अभी हमने की कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज not the same, is very different than a hardware product. Software is developed or engineered. I'm not now referring to the slides. Software is developed or engineered. It is not manufactured like a personal computer. It is not manufactured. Software manufacture नहीं किया जाता. इस तरह बहुत कम होता है, बल्कि सॉफ्टवेयर में इस तरह नहीं होता कि आपने एक चीज़ बनाई और उस तरह की चीज़ आप बल्क में मैन्युफैक्चर करते जा रहे हैं. राइट. सॉफ्टवेयर एक ही दफ़ा बनता है, उसको इंजीनियर किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता. इंजीनियर का मतलब ये है कि आपने उसको हर मराहिल से गुजार कर एक फाइनल प्रोडक्ट बना दी. दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. कोई फैक्ट्री इस तरह की नहीं है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनते जा रहे हैं कि भाई 1000 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बन गए और 1000 ही चलेंगे, इसके अलावा नहीं चलेंगे. राइट. लेकिन कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें, लैपटॉप्स की अगर हम बात करें, तो ये सही होता है. हार्डवेयर कोई भी आप उठा लें कि भाई 1000 निकले हैं उस फैक्ट्री से, अब 1000 ही यूज़ किए जा सकते हैं. 1000 एक वहाँ तो कहीं से नहीं आ सकता क्योंकि वो मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ. बट सॉफ्टवेयर आर नॉट लाइक दैट. सॉफ्टवेयर एक ही दफ़ा इंजीनियर होता है और वो फिर कलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता. डिस्ट्रीब्यूशन चाहे तो वर्ल्ड वाइड यूजर्स भी उसके हो सकते हैं. लाइक टेक एन एप्लीकेशन, फेसबुक एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल, मोबाइल एप्लीकेशन. 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज यूजिंग दैट. राइट. सो वो वर्ल्ड, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रही है. डज दैट मीन कि फेसबुक ने एक एप्लीकेशन की इतनी सारी कॉपीज़ बनाई, इतनी दफ़ा मैन्युफैक्चर किया? नहीं. दैट वॉज इंजीनियर्ड ओनली वंस और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. एक ही चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. ठीक है. तो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, इंजीनियर किया जाता है ओनली वंस. अपडेट्स होती रहती हैं उसमें, वो अलग बात है. बट इट्स नॉट लाइक कि इट इज़ गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड like a personal computer or like a laptop or like a speaker or anything like that. Software does not wear out. That is one of the very important difference between a software product and a hardware product. Software doesn't wear out. What does it mean by wear out? अंग्रेजी आती है आप लोगों को? ज़रा बताएं, what does it mean by wear out? नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. उतरना, ना पहना जाना, दीज आर, आई एम सीइंग कि ये वो डेफिनेशन है जो कि आप लिटरली ले रहे हैं. इसकी मीनिंग लिटरली नहीं है इसका मतलब. और एक जवाब सही आया था सिर्फ, शाहजेब जैन का जवाब थोड़ा बहुत सही है. वेयर आउट का मतलब होता है घिस जाना. घिस जाती है ना कोई चीज़, उर्दू में हम घिसना ही कहते हैं. अगर आप उर्दू के अलावा किसी लैंग्वेज में जाना चाहें तो उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैं उर्दू में ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ घिस जाती है. आपने एक जूता लिया, अब वो जूता घिस गया बहुत, उसकी जो उसका सोल था वो थोड़ा पतला सा हो गया, तो वो घिस गया चल चल के. राइट. इसी तरह आपने कोई कपड़े लिए तो वो कपड़े, उसका कलर पहले काफ़ी डार्क था, अब वो काफ़ी लाइट हो गया, यानी कि वो धुल धुल के पहन पहन के वो जो है घिस गया है एक तरीके से. ठीक है. तो तकरीबन सारी चीज़ें घिस जाती हैं वक्त के साथ. सॉफ्टवेयर घिसता नहीं है. ऐसा नहीं होता कि आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी दफ़ा एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया तो अब वो सॉफ्टवेयर कह रहा है नहीं भाई इसकी वैलिडिटी ख़राब हो गई है, अब ये सॉफ्टवेयर घिस गया है. ऐसा कभी नहीं होता. आप एक सॉफ्टवेयर लें और आप एक हार्डवेयर लें, दोनों चीज़ों में से वेयर आउट हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर वेयर आउट नहीं होता. सॉफ्टवेयर घिसता नहीं है कभी. इस तरह कभी नहीं होगा कि आपने भाई एक सॉफ्टवेयर को 10 साल चला लिया, 15 साल चला लिया तो अब ये ख़त्म हो गया. ऐसा नहीं है. वो सॉफ्टवेयर अब भी चलता है.
बस ये है कि वो, हाँ, जो सॉफ्टवेयर आप कह रहे हो, जो आपके जहन में अब आ रहे होंगे शायद, कि सॉफ्टवेयर भी तो ख़त्म हो जाते हैं। पुराने वक्तों में इतने वो सॉफ्टवेयर थे जो अब नहीं है। तो इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर ख़त्म नहीं हुए हैं, उनको रन करने वाला हार्डवेयर ख़त्म हो गया है, हार्डवेयर अपडेट हो गया है। तो अब वो हार्डवेयर अपडेट जब हो गया है तो वो ये कहता है कि सॉफ्टवेयर भी अपडेटेड चाहिए। सॉफ्टवेयर वैसा का वैसा है अभी भी, सॉफ्टवेयर वो अब भी चल सकता है अगर उसको हार्डवेयर वैसा का वैसा मिले। सॉफ्टवेयर नहीं घिसा है, हार्डवेयर घिसता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ओके, सो लाइक आई सेड कि सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, हार्डवेयर कैन। मोस्ट सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ट rather than being assembled from existing components। तकरीबन तमाम ही सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो कस्टम बिल्ट होते हैं। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स से बहुत कम सॉफ्टवेयर मिलते हैं, बहुत कम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होते, बहुत कम होते हैं। कस्टम बिल्ट का मतलब क्या है? कस्टम बिल्ड का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर जब जिन चीज़ों से मिलके बनता है, जिस तरह अभी हमने कहा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो जो मॉड्यूल्स हैं, वो जो अलहदा अलहदा चीज़ें हैं, वो बनाई ही उस सॉफ्टवेयर के लिए जाती हैं। एक सॉफ्टवेयर के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती हैं वो कंपोनेंट या वो ऑब्जेक्ट। अगर वो कंपोनेंट, वो सॉफ्टवेयर आप ना बना रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस कंपोनेंट को बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन जो अब आजकल की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एडवांस हो गई है। कहने का मतलब मेरा ये है कि लेट्स सपोज यू आर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर, और मैं आपको कहता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर का एक यूआई बनाना है, यूज़र इंटरफेस आपने बनाना है। यानी कि आपने इस एप्लीकेशन का एक बटन्स कहाँ पर होंगे, इसका फाइल कहाँ पे लिखा हुआ होगा, इसमें ओके का बटन कहाँ होगा, ये सारी आपने चीज़ें बनानी है, डिज़ाइन करनी है। सो आई थिंक यू विल नीड टू नो कि किस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आप यूआई बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सॉफ्टवेयर मोबाइल के लिए और आप यूआई विंडो के लिए बना दें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मोबाइल, आपको ये तो पता है कि वो मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप समझ रहे हो कि वो इंटरनेट के ऊपर चलेगा। आपने उसमें इंटरनेट की चीज़ें दे दी, जबकि होना वो नेटिव एप्लीकेशन थी। तो आप जब भी यूआई बनाएंगे या कोई भी एक कंपोनेंट बनाएंगे सॉफ्टवेयर का, तो यू विल नीड टू नो कि सॉफ्टवेयर किस तरह का है और आप उस तरह बनाओगे। ऐसा बहुत कम होता है कि आपने यूआईज बना दी हैं और आप वो यूआईज बेच रहे हैं कि भाई ये यूआई बनी हुई है, अगर किसी को चाहिए तो ले ले। ऐसा बहुत कम होता है। पहले सॉफ्टवेयर बताया जाता है कि क्या सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के लिए कस्टमाइज्ड वे में बिल्ड की जाती हैं उसकी चीज़ें। या अगर एक कंपोनेंट आपको कस्टमाइज्ड बिल्ड में नहीं मिल रहा है और आपने पहले से बना बनाया यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो कंपोनेंट बना बनाया यूज़ किया है, आपने पूरा सॉफ्टवेयर तो यूज़ नहीं किया। उनकी कन्फिग्रेशन तो आपको ज़ीरो से ही करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन तो आपको ज़ीरो से ही करनी पड़ेगी। तो व्हाट दिस डिफरेंस इज मीनिंग इज दैट कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें जो कंपोनेंट्स, जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल हो रही होती है, वो सारी की सारी चीज़ें स्क्रैच से बनाई जाती हैं। बनाई बनाई चीज़ों को रीयूज़ करके दोबारा से एक नया सॉफ्टवेयर नहीं बना दिया जाता। राइट, लाइक एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको असेंबल करके एक नया सॉफ्टवेयर नहीं बना दिया जाता। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोडक्ट में कुछ ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है फिर हम आगे चलेंगे। एक कमेंट आया है मुर्तज़ा की तरफ से कि सर पहले सॉफ्टवेयर बनता है या हार्डवेयर? ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन। ओके, एक्चुअली सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट एक्चुअली, कि पहले क्या बनना चाहिए, इधर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले हार्डवेयर बनेगा उसके बाद सॉफ्टवेयर बनेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन मोस्टली 80% ऑफ द टाइम हार्डवेयर पहले डिज़ाइन किया जाता है, सॉफ्टवेयर बाद में डिज़ाइन किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज हार्डवेयर के हिसाब से हम आज भी लिमिटेड है। हार्डवेयर के हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी आज भी लिमिटेड है। सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी लिमिटेड नहीं है आज, उस हद तक लिमिटेड नहीं है जितनी हार्डवेयर लिमिटेड है। राइट, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ और किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ।
आई एम जस्ट सेइंग लाइक कि अगर आप कोई हार्डवेयर डिज़ाइन करते हैं तो इट इज़ ईजियर कि आप उस हार्डवेयर को देखते हुए सॉफ्टवेयर बना सकें, रादर देन कि आप सॉफ्टवेयर बना लें और उसको देखते हुए हार्डवेयर बना लें। ऐसा हो सकता है, मोस्ट केसेस में ऐसा होगा कि आपने सॉफ्टवेयर अगर पहले बनाया है तो आपका सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही फास्ट बन गया, या बहुत सारे फीचर्स हैं उसमें, लेकिन हार्डवेयर आपको ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें वो चीज़ चल सके। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्डवेयर पहले बन जाता है, सॉफ्टवेयर उसके काफ़ी बाद बनता है। सॉफ्टवेयर को अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आजकल जो क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिजिकली हमारे माइंड भी ग्रास्प नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअली वो क्या चीज़ें हैं, वो कैलकुलेशंस किस तरह से हो रही हैं, हाउ इज़ ग्रेविटी कैलकुलेटेड, हाउ आर ब्लैक होल्स बीइंग इमेजिन्ड, लेकिन सॉफ्टवेयर वो काम कर रहा है। तो द ओनली थिंग दैट सॉफ्टवेयर इज लिमिटेड बाय इज द हार्डवेयर, इट्स नॉट लिमिटेड बाय द सॉफ्टवेयर, बाय द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो द आंसर इज कि अगर पहले हार्डवेयर बनाया जाए तो दैट इज वे बेटर देन मेकिंग द सॉफ्टवेयर फर्स्ट, बट ऑब्वियसली दिस डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। मे बी योर प्रोजेक्ट इज समथिंग लाइक कि आपके हार्डवेयर की आपके पास लिमिटेशंस नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर पहले बना रहे हैं। ओके, अरसलान सलीम इज सेइंग कि सर व्हाट इज द जनरल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर। Okay, what is the exact question you are asking? What do you mean by the general purpose of software? The general purpose of software is to assist hardware to be more user friendly. ठीक है, that's just my definition. I'm not saying it is the software definition of every book in the world. The general purpose of software is to make life easier. It's to make the most out of your hardware. आपका हार्डवेयर तो कैलकुलेशन कर सकता है ना, आपके आपने हार्डवेयर बना दिया, वो कैलकुलेट कर सकता है बहुत सारे नंबर्स, लेकिन व्हाट अबाउट कि उसमें सॉफ्टवेयर ना हो। तो सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ यही है कि वो आपको एक यूआई फराहम करेगा, वो आपको एक मीडियम फराहम करेगा इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। हार्डवेयर में से सबसे ज़्यादा काम अगर आपने लेना है तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका हार्डवेयर किसी काम का नहीं है, राइट। Aisha is saying software and hardware are dependent on each other. Yes, yes, that is a very good approach into saying it. आई थिंक आप उस सवाल के जवाब में कह रही हैं जो कि अभी मुर्तज़ा ने पूछा था कि विच विल बी मेड फर्स्ट। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इंसाइट फ्रॉम आयशा। शी इज़ सेइंग दैट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जिसमें आप कहें कि आपने हार्डवेयर अलग बना लिया और सॉफ्टवेयर अलग बना लिया। आपको दोनों चीज़ें देख कर ही दोनों चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, अलग अलग आप डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो दैट्स राइट, अक्सर केसेस में ऐसा ही होता है कि आप सॉफ्टवेयर अकेले नहीं बना रहे होते कभी जब तक कि आपके पास हार्डवेयर ना हो। एंड हमने इन चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाई कर लिया है। आप अभी थोड़े से लोअर लेवल पर हैं तो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसके अलावा दो चार चीज़ें और भी सुन लें ज़रा। इट्स नॉट रिलेटेड टू द कोर्स, बट वैसे ही आप सुन लें। सो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर नॉट ओनली द टू कंपोनेंट्स दैट विल मेक अ प्रोडक्ट सक्सेसफुल। बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी आती हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती हैं, कम्युनिकेशन एडवांसमेंट्स आती हैं। So this is not just about software and hardware anymore because of the boom of internet era. So let's suppose you have a very good mobile phone. You have a very good hardware in it. आपने उसके ऊपर अंदर जो है वो ग्राफिक्स कार्ड भी आपके पास इंस्टॉल्ड है, each and everything you have terabytes of memory, you have gigabytes of primary memory, आपके पास कैश है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास हार्डवेयर भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, बट लेट्स से कि आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट विल एनीथिंग डू? व्हाट गुड इज़ योर सॉफ्टवेयर, व्हाट गुड इज़ योर हार्डवेयर? ठीक है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है जब तक कि आपके पास इंटरनेट ना हो। हाँ, ये है कि आपके जो नेटिव एप्लीकेशन हैं आप वो तो चला सकते हैं, चलें, लेकिन यू गाइस कैन नो बेटर कि इंटरनेट के अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन, 99% एप्लीकेशंस आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर और लैपटॉप के अंदर इस तरह की हैं दैट रिक्वायर्स इंटरनेट। And if the internet is not provided to that, that means that software is no good, that hardware is no good, nothing is no good. अभी रिसेंटली ही जब ये सारे रेन इमरजेंसी वगैरह की सिचुएशन हो गई थी, जब काफ़ी इलाकों में इंटरनेट भी नहीं था, कहीं पर लाइट नहीं थी, कहीं पर कुछ नहीं था, तो उन वक्तों में अभी आपको थोड़ा अंदाज़ा हुआ होगा कि व्हाट गुड इज़ एनी गुड हार्डवेयर और एनी गुड सॉफ्टवेयर इफ़ इट कांट, लाइक, इफ़ इट इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन द थर्ड थिंग।
So software and hardware are also dependent on each other, but they both are dependent on many other factors as well: electricity, internet, the whole infrastructure, each and everything. So let's coming back to the software and hardware debate. Software is not the same as hardware product. So अपने जहन से ये बातें निकाल दें फिलहाल, फिलहाल बल नहीं बल्कि हमेशा के लिए, कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को भी हम उसी तरह डील करेंगे जिस तरह हम हार्डवेयर प्रोडक्ट को डील करते हैं. नो, इसमें तीन चार फ़र्क हैं, मेन फ़र्क हैं, लेकिन इसके अलावा ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. काफ़ी चीज़ों पे हम एग्जांपल के तौर पर हार्डवेयर को ले रहे होंगे ताकि हम बेहतर समझ सकें, बट ये है कि नॉट लाइक अ हार्डवेयर प्रोडक्ट. हार्डवेयर प्रोडक्ट जिन मराहिल से गुजर कर बनता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी बिल्कुल उन्हीं मराहिल से गुजर कर बने. ओके, सो मूविंग ऑन to the next slide. A software product should का मतलब ये है कि क्या करना चाहिए एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. अच्छा, ये मेरी बातें भी ज़रा अपने नोट करते जाइएगा कि किन लफ्ज़ों के साथ मैं एक चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ. बिकॉज अभी जैसे मैंने कहा कि भाई क्या होना चाहिए एक प्रोडक्ट में, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये हुआ कि क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. सो ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्विज में मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर. तो आप स्लाइड्स देखते रहेंगे लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि प्रॉपर्टीज़ हैं कहाँ. सो प्रॉपर्टीज़ आर दीज एक्चुअली, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप क्लासेस लेंगे तो आपको अंदाज़ा बेहतर होगा. सो व्हाट शुड अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बी लाइक. नंबर वन, it should perform the required functionality. What does it mean? आप सबको पता होगा, आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यू ऑल नो व्हाट डज इट मीन. अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शुड परफॉर्म द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी, विच मीन्स कि जिस काम के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, इस सॉफ्टवेयर ने वो काम किया भी या नहीं. अगर ये वो काम नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि दिस सॉफ्टवेयर इज़ नो गुड, कोई ज़रूरत नहीं है इस सॉफ्टवेयर की. तो सबसे पहली बात तो यही है कि ऑब्वियसली कि उस सॉफ्टवेयर को वो काम करना चाहिए जिस काम के लिए उसे तख्लीक किया गया है. नंबर टू, इट शुड बी रिलायबल. रिलायबल का मतलब ये होता है, रिलायबल का मतलब ये नहीं होता कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो. काफ़ी लोग रिलायबल में और एफिशिएंट में और इफेक्टिव में कंफ्यूज हो जाते हैं. लाइक आई सेड कि क्योंकि ये थ्योरेटिकल कोर्स है तो हमें वर्ड्स के ऊपर काफ़ी गौर करके वर्ड्स को बोलना पड़ेगा. सो इफ़ आई एम सेइंग दैट अ सॉफ्टवेयर शुड बी रिलायबल, that means I am saying that the software should be reliable, not effective, not efficient, not maintainable, not anything like that. आगे चल के वो बातें भी आएंगी, बट ये है कि अभी मैंने बात की है कि द सॉफ्टवेयर शुड बी रिलायबल. रिलायबल इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स. कौन से दो वर्ड्स हैं वो, बताएं ज़रा. या दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है रीड और एक एबल. रीडेबल, रीडेबल का मतलब ये हो गया कि ऐसी चीज़ जिसको रीड किया जा सके. ईट एबल, ऐसी चीज़ जिसको खाया जा सके, राइट. विज एबल, ऐसी चीज़ जिसको देखा जा सके, विजन में लाया जा सके. इसी तरह है एक रिलायबल, ऐसी चीज़ जिस पर रिलाय किया जा सके. सॉफ्टवेयर शुड बी रिलायबल. सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, वो फंक्शनैलिटी भी वो परफॉर्म कर रहा है लेकिन आपको भरोसा नहीं है कि वो फंक्शनैलिटी सही भी परफॉर्म करेगा या नहीं. अगर आपको भरोसा नहीं है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स दैट सॉफ्टवेयर इज़ नॉट रिलायबल, राइट. क्योंकि अगर आप रिलाई कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर तो इसका मतलब है कि यू आर गिविंग 100% ऑफ योर ट्रस्ट टू दैट सॉफ्टवेयर कि ओके दिस विल डू द थिंग्स दैट इट इज सेइंग दैट इट विल डू. Okay, so I was saying that a software should be reliable. You should be able to rely on a software. Uh, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे रिलायबल की एक एग्जाम्पल लेता भी हूँ, एक मैं दूंगा एग्जाम्पल और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ अ रिलायबल सॉफ्टवेयर. सो आई एम लेट्स कंपेयर टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. वन इज से स्काइप आपने यूज़ किया हुआ होगा, एंड द अदर वन इज़ व्हाट्सएप. दोनों एप्लीकेशंस आपने यूज़ की हुई होंगी. Let's suppose if I send someone a message on WhatsApp, and if I send someone a message on Skype,
which is better? Which is better? The question is simple. Which is better? Because now at this level you are not a software engineer, so you can just answer it like a layman. Which one is better, WhatsApp or Skype? Okay, all of you are saying WhatsApp, and let me tell you why. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ के जस्ट बिकॉज ऑफ अभी जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी वजूहत हैं, अभी जो मेरा पॉइंट है वो ये है, हनान अहमद मलिक इज सेइंग स्काइप इज बेटर। ओके, सो व्हाट्सएप, चूंकि काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप कहा है तो मैं इस पॉइंट को ही मैं प्रूव कर रहा हूँ कि वाई व्हाट्सएप इज़ बेटर देन स्काइप। स्काइप कुछ चीज़ों में बेहतर होगा व्हाट्सएप से, बट आई वॉज जस्ट सेइंग दैट आई सेंट अ मैसेज थ्रू विया व्हाट्सएप एंड विया स्काइप एज वेल। So WhatsApp is reliable. Why WhatsApp is reliable? Because if you send a message on WhatsApp, you have a certain amount of trust on the application that the message has been sent. या अगर नहीं भी गया है मैसेज तो चला जाएगा, जैसे इंटरनेट से कनेक्ट होती है मेरी डिवाइस। बट नॉट अबाउट स्काइप। अगर आप स्काइप पे कोई मैसेज भेजते हैं और मैसेज अभी तक नहीं गया है, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट बी वेरी ट्रस्टी ऑन दैट एप्लीकेशन कि वो मैसेज भेज देगी खुद जब इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो, राइट? सो ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा और वहाँ पर अभी आपका इंटरनेट नहीं है तो आपको वो एक थोड़ा सा क्लॉक बनी हुई आ रही है कि भाई मैसेज इज़ नॉट बीन सेंट, बट यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट ऑन दैट एप्लीकेशन कि आप जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होगी डिवाइस तो मैसेज चला जाएगा। दैट ट्रस्ट इज मिसिंग फ्रॉम स्काइप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आप स्काइप पर कोई मैसेज भेज रहे हैं तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो देर इज़ नो गारंटी कि जब इंटरनेट आएगा तो वो मैसेज चला जाएगा। You cannot rely on that application. You can only rely on the application that you mentioned here. WhatsApp को आप rely कर सकते हैं, it is the reliable application. ऐसा बहुत कम होगा कि एप्लीकेशन डाउन हो गई हो, ऐसा बहुत कम होगा कि आपने एक मैसेज भेजा और वो अगले तक ना पहुंचा हो, ऐसा बहुत कम होगा, बल्कि नहीं होगा कि आपने एक मैसेज भेजा या एक डॉक्यूमेंट भेजा और वो दूसरे के पास डाउनलोड नहीं हो पा रहा है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, राइट? तो ये सारी चीज़ें, जिस तरह यही बात हम डॉक्यूमेंट वाली ले लेते हैं, आप व्हाट्सएप पर एक डॉक्यूमेंट भेजें तो व्हाट्सएप आपको खुद ही बता देगा कि ये व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट गया है या नहीं गया। ऐसा नहीं होगा कि स्काइप की तरह या ईमेल की तरह आपको कह देगा कि चला गया है लेकिन अगले तक पहुंचेगा नहीं क्योंकि उसके अंदर कोई वायरस था, राइट? सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर रिलाई करते हैं और कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर हम रिलाई नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं कि दिस एप्लीकेशन इज़ नॉट रिलायबल। सो अब मुझे आप दो पेयर्स बताएं ऐसी एप्लीकेशंस का जो कि एक ही तरह का काम कर रही हूँ बट वन इज़ रिलायबल एंड वन इज़ नॉट। कैन बी अ मोबाइल एप्लीकेशन, कैन बी अ सॉफ्टवेयर, कैन बी एन इंटरनेट वेबसाइट, वॉट एवर। या शाहजेब, यू आर राइट। लॉगिन सेशंस भी एक्सपायर हो जाते हैं स्काइप के ऊपर, व्हाट्सएप पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने अगर एप्लीकेशन स्विच कर ली तो आप लॉग आउट हो गए या इस तरह की कोई चीज़। Jasir Azam is saying Telegram and WhatsApp. Telegram is an application. I'm sorry, I don't have any idea about Telegram. Is it a mobile application like WhatsApp? Okay, I haven't used that one, so maybe you are right, but I cannot relate to that, so sorry. Abdullah Mushtaq is saying Facebook and Instagram. In what sense? Are you saying Facebook is reliable and Instagram is not? And in what capacity? या 035 आपका नाम नहीं लिखा हुआ, खैर नंदलेस यू आर सेइंग दैट एसएमएस के अगर आप भेजेंगे सिम कार्ड के थ्रू दैट इज़ नॉट रिलायबल, व्हाट्सएप इज़ रिलायबल या एनी अदर एप्लीकेशन इज़ रिलायबल। सो व्हाट आर यू एक्चुअली ट्राइंग टू से? यू आर सेइंग मे बी बोथ, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बोथ। सो द क्वेश्चन वाज कि कौन से हैं रिलायबल और कौन से नहीं हैं या लेस रिलायबल हैं। ओके, so why are you guys still stuck on this Facebook, WhatsApp, and Messenger and Instagram thing? Why haven't anyone said that say Windows 10 is reliable than Windows 8? Why haven't anyone said that
Maybe Microsoft Word is reliable than WordPad. Why haven't anyone said that Opera is reliable than Firefox? क्यों भाई? लकीर के फकीर? मोटो E4 आए हैं और वो रेज हैंड कर रहे हैं. देते हैं आपको माइक मोटो E4. Okay, Shazib Zain is saying Google Authenticator and some authentication, SMS authentication. Okay. Achha, yeah, that is good. Google ki authentication services are better than any other applications SMS authentication services. So okay, that is a very good approach. Hamza Faruqi is now saying that Windows is reliable than Linux. Uh, Windows is reliable than Linux. Okay, ठीक है, चलें मान लेते हैं. Online Word and Online Word, you are saying Online Word is not reliable and Word. I'm not actually getting कि आप किसको reliable कह रहे हैं और किसको नहीं कह रहे हैं, but I'm just saying it out loud. जो भी जवाब मेरे पास आ रहे हैं, Dailymotion और YouTube, Mozilla and Chrome, okay, Pigeon and Messenger, right? Aisha is saying Pigeon and Messenger. Pigeon is reliable or the Messenger is reliable? एट दिस पॉइंट आजकल जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं उस पर आई कैन नॉट से इफ आई कैन नॉट बी वेरी श्योर इफ यू आर रेफरिंग टू एनी एप्लीकेशन नेम्ड पिजन और जस्ट द रेगुलर पिजन. Okay, Aisha is saying that Messenger is reliable, Pigeon is not reliable. Okay, first of all, Pigeon is not a software. Okay, so and I think, in my opinion, that is more reliable than Messenger. Internet Explorer is reliable and all browser are not reliable. Why? Muhammad Asad. Okay, we are gonna have a debate here. The whole class should be uh, changing their gear. Internet Explorer is reliable and all other browsers are not reliable. Muhammad Asad is saying here. All class, 52 students versus 1. What are your views on that? Is that reliable, Internet Explorer? SMIU LMS not reliable. Turnitin is reliable. Those are very different type of softwares. Those two are very different type of software. Azharuddin. Shazib Zain is saying no, Internet Explorer is not reliable. All other browsers are reliable. Asad is now clearing his view because sir, Internet Explorer is most secure browser. Okay, that is a very good approach. So you said that Internet Explorer is reliable because it is most secure. Okay, Mohammed Moiz is saying Google Chrome is most reliable. Okay, so now coming back to the next thing, that reliability is not the same as security, right? Reliability is not the same as security. Reliability is not the same as privacy. Reliability is just reliability. That's why I said do not get confused, do not get carried away. ऐसा ना हो कि एक बात सोचते सोचते आप काफ़ी आगे निकल जाएं और आपको लगे कि टॉपिक ही चेंज हो गया. टॉपिक के ऊपर रहें. सो आपने कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर रिलायबल है और दूसरा कोई ब्राउज़र रिलायबल नहीं है. सो दैट्स इन जस्ट दिस सेंस कि अगर आपने लेट्स से ऑनलाइन बैंकिंग अगर यूज़ करनी है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ बेटर because that does not save your data or it does not have an online directory for your cookies or whatever. तो वो आप कर सकते हैं. But security is a different thing. Reliability is a different thing. Can you rely that the things that Internet Explorer is saying that it is doing? क्या आप ये रिलाई कर सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ने अगर ये कह दिया है कि ये काम हो गया है तो ये वाकई हो गया है? यहाँ पर आकर ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है. इंटरनेट एक्सप्लोरर IE या एज जो भी आया है वो इसलिए भी ज़्यादा रिलायबल नहीं है कि कभी कभार वो ऐसा भी करता है कि वो कहता है कि लोड हो रहा है और एक्चुअली लोड नहीं हो रहा होता. इंटरनेट चल नहीं रहा और वो कह रहा होता है लोडिंग, जबकि एक्चुअली नथिंग इज़ लोडिंग बिकॉज द इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग. जबकि अगर आप दूसरे ब्राउज़र पे चले जाएँ तो यू नो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग.
आप अगर उसमें कोई चीज़ रिफ्रेश करते हैं तो इट विल से टू यू कि भाई इंटरनेट नहीं है। वो ऐसा नहीं कहेगा कि वो लोडिंग होती जा रही है और आपको पता ही नहीं है कि वो हो रही है या नहीं। राइट, सो रिलायबल को रिलायबल के ऊपर ही रखेंगे हम, सिक्योरिटी के ऊपर नहीं जाएंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इट शुड बी मेंटेनेबल। मेंटेनेबल, यस, एनी कमेंट्स ऑन दैट बिफोर आई गो फर्दर, बिकॉज अभी ऊपर की तीन चार चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, अगली चीज़ें आप मुझे समझाएंगे। इट शुड बी मेंटेनेबल, व्हाट डज इट मीन बाय द सॉफ्टवेयर शुड बी मेंटेनेबल? राइट, काफ़ी क्लियर जवाब आ गया है मेरे पास, फर्स्ट जवाब ही मोहम्मद अनस की तरफ से। ऐसी चीज़ें जो कि अपडेटेबल हों, जिनको अपडेट किया जा सके, स्टक चीज़ें ना हों। ऐसी ना हो चीज़ कि आपने सॉफ्टवेयर बना दिया और अब उसमें कोई अपडेट नहीं की जा सकती। इट शुड बी मेंटेनेबल, उसमें कुछ गलतियाँ भी होनी चाहिए, और गलतियाँ हैं तो उनको सही करने का तरीका भी होना चाहिए। ये ना हो कि आपको ज़ीरो से सॉफ्टवेयर ही दोबारा बनाना पड़े। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर लाजमी तौर पर देखी जाती है कि इज़ योर सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल और नॉट। न सिर्फ सॉफ्टवेयर में, तकरीबन तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ में किसी भी तरह की चीज़ अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी भी तरह की चीज़ आप बना रहे हैं, तो यू शुड नो इट इज़ बेटर टू मेक इट मेंटेनेबल रादर देन डूइंग दैट थिंग ऑल ओवर अगेन। कोई भी आप एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं कपड़े सिलवाने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप टेलर के पास आप गए, आपने कहा कपड़े सिलवाने, तो इज़ इट बेटर कि आप हर दफ़ा जाएं और हर दफ़ा अपनी मेजरमेंट दें? क्या करते हैं फिर टेलर्स? टेलर्स ये करते हैं कि आपकी एक दफ़ा मेजरमेंट लेके और वो अपने पास सेव कर लेते हैं। नाउ दैट सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर वो सेव कर रहे हैं, या हार्डवेयर, वट एवर दैट थिंग इज, दैट इज मेंटेनेबल। अगर कल को आपकी बॉडी में कोई फ़र्क आता है, इफ़ यू गेट फैट और इफ़ यू लूज वेट और वट एवर, तो वो कहेगा कि भाई यहाँ पर आपकी हाइट में चेंज नहीं आया है, आपको सिर्फ यहाँ से ये वाली चीज़ जो है इसमें 1 इंच या 2 इंच बढ़ा देनी है। दैट थिंग इज एक्चुअली मेंटेनेबल। नाउ कंसिडर अ टेलर कि आप हर दफ़ा एक नए टेलर के पास जाते हैं और हर दफ़ा आपने जीरो से सारी मेजरमेंट देनी है, सो दैट प्रोसेस विल बी अ लिटिल टू हैक्टिक, राइट? डोंट कंसिडर इट कि इसी एग्जाम्पल को मैं लेके चल रहा हूँ, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप ये काम कर सकते हैं। आपको ये चाहिए कि आप जो भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं दैट शुड बी मेंटेनेबल रादर देन कि आप उस चीज़ को ज़ीरो से दोबारा बनाएं। आप अगर असाइनमेंट्स बनाएंगे इस कोर्स के अंदर, आप अगर असाइनमेंट्स बनाते हैं इस कोर्स के अंदर या किसी और कोर्स के अंदर, आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ़ यू जस्ट डिज़ाइन वन व्हाट यू कॉल इट कवर पेज, और जिस भी चीज़ की असाइनमेंट है आप उसमें सिर्फ कोर्स का नाम चेंज करके देते रहें, या जो भी असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1 है असाइनमेंट 2 कर दें उसके ऊपर, रादर देन डिज़ाइनिंग द होल थिंग फ्रॉम ज़ीरो, कि भाई अब दूसरी असाइनमेंट बनानी है, अब इसके लिए दोबारा से सारी चीज़ें मैं बनाऊंगा, दोबारा से हेडर फुटर्स लगाऊंगा, दोबारा से कवर पेज लगाऊंगा, दोबारा से ये सारी चीज़ें लिखेंगे। वाई डू दैट? आप मेरी असाइनमेंट्स भी जब देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे असाइनमेंट्स, मेरे क्विजेज और ये सारी चीज़ें एक ही पेज के ऊपर, एक ही कवर के ऊपर लिखी हुई हैं, सिर्फ उसमें मैंने नाम चेंज कर दिए, क्विज 2 था क्विज 3 हो गया, असाइनमेंट 1 थी असाइनमेंट 2 हो गया, और क्वेश्चन चेंज कर दिए, दैट्स इट। So why do the whole thing from scratch if you can do it in such a way that it should be maintainable, maintain की जा सके, and be efficient. Okay, now tell me what is efficient? What does it mean by a software being efficient?
गुड, a lot of correct answers. Lesser the time, better the productivity. That is called efficiency. Software should be efficient. जितनी इनपुट सॉफ्टवेयर को दी जा रही है, आउटपुट भी उसके मुताबिक होनी चाहिए। आउटपुट भी उसके मुताबिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इनपुट वो सॉफ्टवेयर बहुत मांग रहा है लेकिन एक्चुअली वो काम उस लेवल का नहीं कर रहा। लेट सपोज वर्ड के अंदर अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, कुछ चीज़ टाइप करनी है, हाउ अबाउट कि मैं वर्ड खोलूँ और मुझे तकरीबन 10-12 क्लिक्स के बाद वो डॉक्यूमेंट खुले जहाँ पर मुझे एडिटिंग करनी है। दैट विल बी अ लिटिल टू हैक्टिक कि भाई मैंने वर्ड खोला, अब उस वर्ड के बाद मैं एक फ़ाइल मैनेजर में जाता हूँ, फिर वहाँ से एक फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ, फिर वो मुझसे पूछता है कि इसमें आपने किस तरह की एडिटिंग करनी है, फिर वो मुझसे पूछता है कौन से फ़ॉन्ट में एडिटिंग करनी है, फिर ये सारी चीज़ें पूछने के बाद वो एक्चुअली मुझे एडिटिंग पर लेकर जाए। सो दैट विल बी वेरी हैक्टिक। इतनी ज़्यादा इनपुट, लेकिन आउटपुट में काम भी मुझे ही करना है ना एक्चुअली, तो पहले क्यों पूछा जा रहा है? तो काम मैं कर लूँगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। ऐसा ना हो कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इनपुट मांग रहा है लेकिन आउटपुट उतनी उस लेवल की नहीं दे रहा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताता चलूँ कि जो आप लोग शायद इस लेवल से नहीं गुजरे होंगे, लेकिन जब आप ऑनलाइन किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आपसे वो कहता है कि अपनी सीवी अपलोड करें। उनका जो सिस्टम होता है, आप उस पर सीवी अपलोड करते हैं, फिर वो सीवी पे दी गई सारी चीज़ें आपसे दोबारा एंटर भी करवाता है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, उन सब चीज़ों को आप ऐड करें। आप आधा घंटा उसमें लगाएं। नाउ व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ एडिंग दी सीवी इफ़ यू आर आस्किंग एवरीथिंग फ्रॉम योर सेल्फ? इसका एक फ़ायदा होता है, मैनेजरियल लेवल पर एक फ़ायदा होता है, बट आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, द इनपुट इज़ टू मच, the output is just you have applied for the job or for the admission or whatever. बहुत ज़्यादा काम आपसे करवाया जाए और एक्चुअली वो काम उस लेवल का ना हो, जिसको आमतौर पर बाजारी ज़बान में कहा जाता है कि बहुत लंबी पंचायत कर दी जाए। राइट, ये वर्ड आपने सुना होगा कि बहुत लेवल से गुजारा जाए। पंचायत वैसे तो कहते हैं कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ जिरगा, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ कोर्ट सिस्टम, कि बहुत सारी फैमिलीज़ के जो सरबराहान होते हैं वो मिलके बैठते हैं और वो फिर किसी मसले पे फ़ैसला देते हैं। तो वो एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो आजकल हमारी बाज़ारी ज़बान के अंदर काफ़ी ये चीज़ चल रही है कि इतनी लंबी पंचायत करने की क्या ज़रूरत है अगर तुमने काम इतना सही करना है। सो दैट इज़ एक्चुअली द एफिशिएंसी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, कि इतना ज़्यादा काम ना करवाए वो सॉफ्टवेयर जितनी उसने आउटपुट नहीं देनी। तो जस्ट बी लाइक हमजा फारूकी इज सेइंग, बी स्मार्ट। सिर्फ वो चीज़ें पूछें जो कि एक्चुअली काम की हैं और उसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें। हर चीज़ यूज़र से ना पूछें, हर चीज़ की इनपुट यूज़र से ना मांगे। सॉफ्टवेयर शुड बी स्मार्ट, it should give maximum productivity, maximum output with minimum as possible of the input. It should have an appropriate user interface. Appropriate interface, user interface. What do you mean by that? What does it mean by that? It should have an appropriate user interface. I'm not saying good user interface, I'm saying appropriate user interface, appropriate UI. या सफ्तर हुसैन सेइंग कि आई एम नॉट अ रोबोट भी काफ़ी हेक्टिक काम हो जाता है कि भाई बार बार क्यों पूछा जा रहा है आई एम नॉट अ रोबोट, जब एक दफ़ा मैंने बता दिया है तो। सो रीजंस उसके हैं मैनेजरियल लेवल के ऊपर। इट इज़ डिज़ाइन टू सो दैट क्या जो जंक ईमेल के अटैक्स या जंक अटैक्स जो होते हैं वो ना हो सकें। बट अगेन दिस इज़ अ वेरी हेक्टिक, एज पर यूज़र उसको बहुत हेक्टिक लगता है कि मैं क्यों आई एम नॉट अ रोबोट को बार बार फिल करूँ। If you are so smart, if the computer is so smart, why doesn't it just see me as a human being? Okay, so Murtaza is saying it should be user friendly. Appropriate user interface का मतलब ये, it should be user friendly. At least what did the user want? Give them that. Yeah, I don't know which point you are referring to, but that is a good point as well कि user ने जो काम कहा है actually वो कर दिया जाए. So appropriate UI का मतलब ये है कि a UI that is obviously, like you said, easy to use. It should be easy to use, and all of the things should be easily accessible as well and appropriate. ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन हैव एन अप्रोप्रिएट यूजर इंटरफेस, इसका एक अलग से कोर्स है जो कि आगे चल के आप लोग भी होपफुली पढ़ेंगे, और उस कोर्स का नाम है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, HCI।
और उसमें बेसिकली यही समझाया जाता है कि हाउ टू डिज़ाइन अ गुड यूआई। आपके यूज़र को यूआई के थ्रू आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं या उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं यूआई के थ्रू। बहुत सारी आपने चीज़ें देखी होंगी जिसमें एक ही तरह के काम कर रहे हैं दोनों सॉफ्टवेयर, बट द यूआई इज़ वेरी फ्रेंडली एंड डिफरेंट देन दी अदर सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो यूज़र इंटरफेसेस, इसमें कलर कोडिंग्स आती हैं, इसमें टेक्स्ट्स आते हैं, टेक्स्ट्स की जगह आती हैं, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा एक्सेसिबल है, उसको कहाँ होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप जाते हैं फाइल में, फिर आप जाते हैं टूल्स में, फिर आप जाते हैं ऑप्शंस में, फिर आप जाते हैं प्रेफरेंसेस में, और फिर जाके आपको वो चीज़ मिलती है। बिकॉज वो चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं बनाई गई। क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल ले लें कि आपका सेव का बटन कहाँ बनाना है, तो ऑब्वियसली सेव का बटन सामने ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने हर दफ़ा अगर सेव करना है तो यू विल हैव टू गो इनटू टूल्स, देन ऑप्शन, देन प्रेफरेंसेस, देन नेटवर्क्स, देन व्हाटएवर, पता नहीं क्या क्या, और फिर जाके आप सेव करें। तो ये सारी चीज़ें उस कोर्स के अंदर देखी जाती हैं। बट द पॉइंट इज दैट अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट should have an appropriate user interface, should have a good user interface, easy to use, easy to access, and with appropriate color coding and appropriate texts. And the last point is have an appropriate lifetime. The software should have an appropriate lifetime. Now this might be a little conflicting with the with the thing that we studied in this last slide. It is saying that here, सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट, सॉफ्टवेयर कभी घिसता नहीं है, एक दफ़ा बन गया तो वो वैसा का वैसा ही पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। बट हेयर इट इज़ सेइंग दैट इट शुड हैव एन अप्रोप्रिएट लाइफ टाइम। सॉफ्टवेयर का एक अप्रोप्रिएट लाइफ टाइम होना चाहिए, एक ऐसा लाइफ टाइम जिसके बाद वो सॉफ्टवेयर ना चले। राइट ऐसा होना नहीं चाहिए बेसिकली, अगर आप पिछली स्लाइड को लेकर चलें। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज़ वेरी कि वो हमेशा चलता रहे या 2 दिन में ख़राब हो जाए। बट इट शुड हैव एन अप्रोप्रिएट लाइफ टाइम। अप्रोप्रिएट इज़ अ वेरी डिप्लोमेटिक वर्ड हेयर। इट्स नॉट सेइंग कि बहुत लंबा चलना चाहिए सॉफ्टवेयर को, हमेशा बना रहे। इट्स नॉट सेइंग कि कुछ हफ्तों में ख़राब हो जाए या उसकी अपडेट आ जाए। इट्स जस्ट सेइंग दैट इट शुड हैव एन अप्रोप्रिएट लाइफ टाइम। गुड यूज ऑफ वर्ड अब्दुल ओवैस। इट शुड बी ड्यूरेबल। जितने वक्त के लिए, जिस काम के लिए उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, उतने वक्त तक वो चले। उसके बाद अगर उसकी नीड नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। क्योंकि हमने ये कहा है कि हार्डवेयर पे आप डिपेंडेंट हैं। तो वुड यू लाइक टू हैव द ऑफिस वर्जन ऑफ 97 इन योर कंप्यूटर एज वेल एज द 29 वर्जन ऑफ द ऑफिस एज वेल? नहीं, अगर आपके पास 2019 वर्जन आ गया तो आप 1997 को नहीं डालेंगे, आप नहीं रखेंगे। उसकी एक अप्रोप्रिएट लाइफ टाइम थी। इसी वजह से आप आए दिनों खबरें सुन रहे होंगे कि बहुत सी कंपनीज अपने पुराने सॉफ्टवेयर्स को डिसकंटिन्यू कर रही हैं। डिसकंटिन्यू का मतलब यही है कि अब उस सॉफ्टवेयर की ना ही कोई अपडेट आएगी, ना ही उसके कोई मसले जो हैं उसको वो कंपनी सॉल्व करेगी, ना ही अगर आप उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी अगर रिस्क है तो वो उसकी जिम्मेदार होगी। नाउ दैट सॉफ्टवेयर कंपनी ये कहती है कि अब वो सॉफ्टवेयर हमारा नहीं है, मतलब हम उसके क्या कहते हैं, उसकी गारंटी नहीं दे रहे हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो करते रहें, बट फ्रॉम आवर साइड दैट सॉफ्टवेयर हैड लिव्ड इट्स लाइफ एंड इट्स लाइफ टाइम इज़ ओवर। सो सॉफ्टवेयर चलते रहेंगे, बट ये है कि उसकी लाइफ टाइम जो है वो एक अप्रोप्रिएट वक्त तक होती है। उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है कि अब आप उसमें अपडेट भी कर लें तो वो अपडेट से बेहतर है कि आप उसको दोबारा ही क्यों ना डिज़ाइन कर लें। ठीक है, बहुत से ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं कि बजाय इसके कि आप उसको अपडेट करें, आप उसको कचरे के डब्बे में फेंक के आप उसी तरह का एक नया सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं, लास्ट स्लाइड, फिर हम क्लास को फिनिश करते हैं। हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं सिर्फ। द पॉइंट ऑफ दिस लास्ट स्लाइड इज टू टेल यू the same difference that you might have been studying for your whole life. That is the difference of time, the quality and quantity factor. So if you see this curve, this is y-axis and this is x-axis. The x-axis is showing time, lesser time, more time, more time, more time, and the time is getting increased with the direction of this arrow. Failure rate, less failure, more success. More failure, lesser success. More failure, lesser success. And the success rate is declining and failure rate is getting very high with the direction of this arrow.
Now what is this curve showing? What does this curve mean? कभी भी किसी कर्व को अगर आपने स्टडी करना है तो उस कर्व को पूरे स्टडी करने के बजाय आप उसके एक दो पॉइंट्स को स्टडी करें, आपको अंदाजा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस पॉइंट. आपको नज़र आ रहा है आई थिंक जो पॉइंटर में मूव कर रहा हूँ. आई होप दैट इज विजिबल. This is there is a point. Now what is the value of time and what is the value of failure rate here? The value of time is very high here. This was 0. Say this was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is a high level value of time. The time has been used in an excess amount. And what about इस point पर failure rate कितना है? ज़्यादा है या कम है? बहुत कम है. इस तरह एक और पॉइंट को स्टडी करते हैं. से दिस पॉइंट को. द टाइम इज वेरी शॉर्ट हेयर. बहुत कम टाइम. एंड व्हाट अबाउट द फेलियर रेट? इस पॉइंट पे फेलियर रेट कितना है? इट इज हायर. इसका मतलब यह हुआ कि ये कर्व हमें ये शो कर रहा है कि जितना ज्यादा टाइम हम लगाएंगे अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, फेलियर रेट उतना ही कम होगा. कम टाइम लगाएंगे, अगर कम टाइम लगाएंगे तो फेलियर रेट देखें बहुत ज्यादा है. यहां पर है ये पॉइंट, राइट. और अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर का फेलियर रेट है वो कम है, राइट. सो दिस इज एक्चुअली द आइडियलाइज्ड कर्व. आइडियल सिचुएशन में ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. एक्चुअली कौन सा कर्व आता है? एक्चुअली ये कर्व आता है, ये वाला कर्व. एंड व्हाट इज दिस कर्व शोइंग? दिस कर्व इज शोइंग वही चीज जो कि इस कर्व ने शो की, और वो ये कि अगर आपने टाइम कम लगाया आपका फेलियर रेट ज्यादा है. टाइम कम लगाया फेलियर रेट ज्यादा है. टाइम थोड़ा ज्यादा लगा दिया फेलियर रेट कम हो गया. थोड़ा और ज्यादा लगा दिया फेलियर रेट कम हो गया. बट इस पॉइंट को अगर आप देखें, एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपने चेंज किया, अपडेट किया अपने सॉफ्टवेयर को, से आपने चेंज किया, कोई अपडेशन आप अपने सॉफ्टवेयर में लेकर आए. नो रिमेंबर कि टाइम आपने थोड़ा ज्यादा लगाया, लेकिन अब इस पॉइंट के बाद आपका फेलियर रेट बढ़ना शुरू हो गया, राइट. ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें, जो फर्क आपको यहां पर नजर आ रहा है, इन दोनों चीजों की जो हिपोक्रेसी आपको नजर आ रही है, दैट इज एक्चुअली वेयर वर्सेस डिटेरियोरेशन. सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, घिसते नहीं है, बट डिटेरियोरेट हो जाते हैं. डिटेरियोरेट मतलब ये है कि वक्त के साथ उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है. अब सॉफ्टवेयर अगर आइडियलाइज्ड हम जाएं, एक आइडियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें जिसमें सॉफ्टवेयर कभी घिसता नहीं है, तो अगर आप ज्यादा टाइम लगाएंगे तो बहुत ज्यादा आपका फेलियर रेट बहुत कम होता जाएगा. ये देखें लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है. इसका मतलब है टाइम और भी ज्यादा अगर आप लगा दें तो सॉफ्टवेयर का फेलियर रेट कम ही रहेगा, सॉफ्टवेयर फेल नहीं हो रहा, सक्सेस रेट ज्यादा है आपका. लेकिन अगर आप इस लाइन को देखें जो कि एक्चुअल लाइन है, जिसमें सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट्स भी होती हैं, चेंजेस भी होती हैं, अगर आप इस लाइन को देखें तो जब आप चेंज कर रहे होते हैं ना सॉफ्टवेयर के अंदर, तो एक्चुअली एक लेवल होता है. आपने एक चेंज किया, दो चेंज किए, तीन चेंज की, चार चेंज की, एक वक्त आएगा कि आपने टाइम बहुत लगा दिया इसके ऊपर चेंजेस करते करते, अब सॉफ्टवेयर की वो लाइफ नहीं रही, अब सॉफ्टवेयर की वो वैल्यू नहीं रही. तो इट इज बेटर कि अब आप नए सिरे से एक दूसरा सॉफ्टवेयर बनाएं, राइट. क्योंकि अगर आप कोई चीज अपडेट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ये लाइन अगर आप पढ़ें, अगर आप कोई चीज अपडेट करते हैं, कोई चेंज लाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर ही बना रहे हैं. आप अगर उसको बेहतर बना रहे हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे. ऐसा अगर नहीं होता, अगर कोई साइड इफेक्ट ना होते, तो फिर फर्स्ट टाइम ही 100% गुड सॉफ्टवेयर बन जाता. लेकिन ऐसा नहीं होता. फर्स्ट टाइम आपको लगता, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता कि 2 GB ऑफ मेमोरी वुड बी इनफ फॉर दिस सॉफ्टवेयर, लेकिन आगे चल के आपको लगता है नहीं 3 GB वुड बी इनफ. अब आप उस मेमोरी को तो 3 GB कर देंगे, आपने अपडेट कर दिया, लेकिन आपकी बाकी कॉन्फ़िगरेशन 2 GB के हिसाब से चल रही है. सो सॉफ्टवेयर एक वक्त आएगा कि आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट बहुत हो जाएगी, लेकिन आपको पूरा सॉफ्टवेयर को दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. सो उससे बेहतर है, आपको ये लगेगा कि व्हाई नॉट मेक दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच अगेन. सो जैसे जैसे अपडेट्स होती रहती हैं तो उसके सॉफ्ट साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, जिसकी वजह से हम फेलियर रेट चेंजेस के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितने ज़्यादा चेंजेस करेंगे फेलियर रेट आपका उतना ज़्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट. दैट इज द एक्चुअल कर्व. आइडियली क्या होना चाहिए वो आपके सामने है. आइडियली ये होना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं उतना ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर आपका बने. बट इट डज नॉट वर्क लाइक दैट इन द एक्चुअल वर्ल्ड.
अगर आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर तो मे बी इट्स बेटर कि आप उस एक सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा टाइम लगाने के बजाय आप एक दूसरा बेहतर सॉफ्टवेयर बना लें, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मशीन पड़ी हुई है, हार्डवेयर की एक एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ। आपके पास एक मशीन पड़ी हुई है और उसके अंदर कोई ख़राबी हो गई है। नाउ दैट मशीन इज़ फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, अब वो 40,000 का लैपटॉप है, उसके अंदर एक चीज़ ख़राब हो गई जिसमें 20,000 की वो चीज़ लगेगी, लेट सपोज एलसीडी ख़राब हो गई या कुछ ऐसा मसला हो गया, और अब शॉप वाले ये कह रहे हैं कि 20,000 की आएगी वो चीज़ और नहीं लगेगी। सो इज़ इट बेटर टू स्पेंड 20,000 ऑन एन ऑलरेडी 40,000 रुपीज़ ऑफ लैपटॉप? वैल्यू तो उसकी 40,000 ही रहेगी। तो अब मैं उस पर 20,000 और खर्च करके अपनी तरफ से 60,000 खर्च कर लूँ, लेकिन मुझे पता लगे कि उसकी वैल्यू तो एक्चुअली डिटेरियरेट हो गई है, 30,000 हो गई है। सो वुडंट इट बी बेटर कि 20,000 के बजाय मैं थोड़ा सा अमाउंट डबल करके एक नई चीज़ ही ले लूँ, राइट। तो यही वो चीज़ है कि आप बजाय इसके कि चेंजेस करते हैं, एक लेवल आएगा, आपने चलो 1,000 रुपये की चीज़ ले ली, 2,000 की ले ली, 3,000 की ले ली, बट एक लेवल होगा कि आप फिर एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करने लग जाओगे और आप ये कहोगे यार इसकी प्राइस इतनी नहीं है जिस पर इतना मैं चेंजेस या अपडेट करने पर खर्चा करूँ, ठीक है। तो शाहजेब जैन इज सेइंग कि सर ये तो डिपेंड करता है कि अगर सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर अपडेट करें तब भी फेलियर रेट बढ़ेगा, लाइक वी आर सीइंग करंट सॉफ्टवेयर एप्स बीइंग अपडेटेड फ्रीक्वेंटली एंड स्टिल नॉट फेलिंग। यस, तब भी बढ़ेगा। इट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग इंसाइट फ्रॉम यू शाहजेब, बट तब भी ये बढ़ेगा। यू कैन सी कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि वक्त के साथ साथ अपडेट होती जा रही हैं और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कि सॉफ्टवेयर उनका अच्छा हो गया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि उनके लिए टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर आती जा रही है। सॉफ्टवेयर वैसा का वैसा ही है, टेक्नोलॉजी के साथ। अब देखें उन्होंने किया क्या, जिस तरह आप एक एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज फेसबुक की एग्जांपल ले लें, बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे अपडेट्स उसकी आती रहती हैं, राइट। लेकिन वो सॉफ्टवेयर अभी तक वेयर आउट नहीं हुआ। क्यों वेयर आउट नहीं हुआ? पहली चीज़ तो टेक्नोलॉजी, और दूसरी चीज़ ये है कि वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल बनाया गया था। अगर वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल ना बनाया जाता तो वो चीज़ डिटीरियरेट हो जाती। जिस तरह से आप आम तौर पर लोकल एप्लीकेशंस में देखते हो, ये तो एक मल्टीनेशनल एप्लीकेशन मैंने देख ली, आप एक लोकल एप्लीकेशन उठाओ, फॉर एग्जांपल इजी पैसा की आप एप्लीकेशन उठा लो। उस एप्लीकेशन में भी ये मसले आते हैं कि वो अपडेट कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि अपडेट काफ़ी टाइम लेगी। वो कहते हैं कि 2 से 3 घंटे के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउन रहेगी, या कभी कभी 10-12 घंटे भी कहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन डाउन रहेगी, हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। वो एक्चुअली मेंटेनेंस सिर्फ ये नहीं हो रही होती कि सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस कर दिए, वो सॉफ्टवेयर में पूरी चीज़ दोबारा से कन्फिगर करते हैं इन ऑर्डर टू असिस्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू थिंग्स, राइट, क्योंकि वो मेंटेनेबल उतनी अच्छी तरीके से नहीं बनाई गई। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर डिटोरिएट हो जाता है, वेयर आउट नहीं होता। बट अगर आपकी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है, जो कि आप फेसबुक की एप्लीकेशंस में देखते हैं या इंस्टाग्राम की एप्लीकेशंस में देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा है आइडियलाइज्ड कर्व में। नाउ सी, एक्चुअल कर्व का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ये होगा। आइडियली ये है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एप्लीकेशन आइडियली कर्व के ऊपर भी काम कर रही होती हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि सब ने ही ख़राब काम करना है, सबकी चेंजेस के ही साइड इफेक्ट होंगे, कुछ के चेंजेस के साइड इफेक्ट नहीं होते। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एप्लीकेशंस विल डिटोरिएट। It might make say 10 years, 20 years, 25 years, but with the passage of time those applications will wear out. There are no applications in use today जो कि आज से 25 साल पहले थी, राइट। अपडेट है उनकी, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। सो इसी चीज़ को, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।